हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि NH तथा Ne कोटर तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो शुद्ध अर्धचालक के लिए सही संबंध क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बात कर रहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि प्योर में हमारा जितने नंबर ऑफ होल होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए परिपथ में धाराएं I1 तथा I2 आपको दी गई हैं और आपको बताना है कितना उसका वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है कि देखिए ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे करंट हमारी I1 है और किस देखिए सेल के पास जा रही है 6 वोल्ट के पास, जो कि माइनस टर्मिनल की तरफ इसका एक एरो दिखा रहा है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माइनस के पास अंदर जा रही है। तो पक्का कि उसी सेल से उतनी करंट हमारी क्या होती है, बाहर भी आती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से I1 हमारी बाहर भी आएगी। सिमिलरली आपकी जो करंट I2 है, देखिए यहाँ पे ये I2 हमारी करंट क्या हो रही है, यहाँ से हमारी जो आ रही है वो 8 वोल्ट के पास आ रही है, माइनस टर्मिनल के पास में। पक्का वो प्लस से क्या होगी, बाहर भी निकलेगी सेम करंट। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं I2 जा रही है। तो अब यहाँ पे दोनों क्या होंगे, यहाँ पे KCL यानी कि जंक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे जो ऊपर करंट जाएगी कहीं ना कहीं वो क्या आएगी, देखिए वो हमारी I1 प्लस I2 कह सकते हैं। और फिर से यहाँ पे इस जंक्शन में क्या होगा, दोबारा से वो अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 हमारी फ्लो करेगी और इधर हमारी I2 फ्लो करेगी। या सिंपल सा आप कह सकते हैं कि भाई जो I1 हमारी आ रही है तो पक्का है कि 7 आपका जो ओम रेजिस्टेंस है इससे हमारी क्या होगी, I1 करंट फ्लो कर रही है। और जो 5 हमारा ओम है इससे क्या हो रही है, देखिए I2 हमारी करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे सब क्या करना है, आपको KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब अगर KVL आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी दोनों KVL में। तो जो हमारा फर्स्ट वाला जो लूप है वहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी कि -6 + 7I1 और -4 = 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो I1 की जो हमारी वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 10/7 एम्पियर। ओके, और उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड लूप है यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 8 + 4 - 5I2 = 0। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो I2 = देखिए कितना आएगा, 12/5 एम्पियर। तो ये हमारे आ जाएंगे दोनों करंट के वैल्यूज़। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो बच्चों ये हमारा जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं CGPT 2022 के वीडियो सोल्यूशन की, और इसमें हम बात करने वाले फिजिक्स के पोर्शन की, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे हम सीखेंगे। और इसके अलावा आपको इस हमारे चैनल में आपको हर टाइप के वीडियोस, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, सारे के सारे अवेलेबल है। और आपको अपनी प्रिपरेशन को अगर और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर में इस नाम से हमारा कोचिंग जो है आफ्ताब कोचिंग क्लासेस का जो एंड्रॉयड ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने लिंक भी दिया है नीचे। इससे आपको जो भी हमारा बल्क में कह सकते हैं कि हमारा जो भी कोर्सेज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं या स्टडी मटेरियल, वहाँ से आपको उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कह रहा है कि भाई पृथ्वी की सतह से एक पिंड का जो पलायन वेग है वो है VE, यानी कि जब हम सतह पे थे तब आपको ये कह रहा है। तो मान लो कि हमारी ये अर्थ है, अर्थ के आप जानते हैं कि रेडियस को हम कैपिटल R से शो करते हैं। तो कह रहा है कि पहले आप अर्थ पे थे यानी कि सरफेस पे थे, तो कह रहा है जो पलायन वेग है इसका वेलोसिटी वो VE है। जब आप क्या करोगे, सतह से देखिए सरफेस से 7R की हाइट पे जाओगे, मालूम है यहाँ सतह से यहाँ पे आ गया है ना, तो ये 7R है। तो कह रहा है यहाँ पे आपसे कह रहा है पलायन वेग कितना होगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना कि जो पलायन वेग का फॉर्मूला है आपको वो अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है, बाकी ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में होता है √2gr। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2gm/r + h। अब देखिए जब हम सतह पे रहेंगे तो हमारी ऑलरेडी हाइट आप जानते हैं 0 होगी। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन बने कि V = √2gm/R, दिस द फर्स्ट इक्वेशन। और जब हम किसी हाइट पे पहुंच जाएंगे, 7R हाइट हो जाएगी, तो देखिए सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखिए R + 7R यानी कि 8R। तो आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं मैंने V डैश मान लिया उसको, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो √2gm/8R। बस ये दो इक्वेशन को आपको यहाँ पे सिंपल सा डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि हम जो V डैश हमारा आता है वो आएगा V/2√2 आ जाएगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि हाँ हमें कैसे इसको करना है। अब आइए इसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 कूलम ऑबिस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे कि हम जानते हैं वी नो दैट Q = Ne ± Ne। ओके, जहाँ पे Q क्या टोटल चार्ज है हमारा, N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है कि
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल से यहाँ पे नंबर्स पूछ रहा है, तो नंबर से यहाँ पे n इक्वल टू क्या करें, Q बाई ई आप कर देंगे, और Q आपको अच्छे से पता है कि हमको कितना दे 1 कूलॉम, 1C कर दो, या कूलॉम को ऑलरेडी पता ही आपको, SI सिस्टम में मैंने यूनिट रखा हुआ है। और E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल से हमको पता है कि ऑप्शन नंबर क्या है, C आ जाएगा, यानी कि 6.25 10 टू दी पावर 18। ये हमारे क्या आएंगे, ये हमारे टोटल नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसका देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक समान क्षेत्रफल व समान पदार्थ के 3 छड़ों को चित्रानुसार जोड़ा गया है, और यहाँ पे कह रहा है भाई ए डी और सी का तापमान, यानी कि ए डी सी का तापमान कह रहा है कि क्रमशः 20, यानी कि ए का 20 कह रहा है, उसके बाद डी का कह रहा है 90 है, और जो हमारा सी है उसका कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस है पर रखा गया है। तो कह रहा है ए बी भाग में कोई प्रवाह ना हो रहा हो, दैट मीन्स कह रहा है कि ए बी में कोई भी हमारा प्रवाह नहीं हो रहा है। तो कन्फर्म जाहिर से बात है कि देखिए आपको जैसे कि रेजिस्टेंस में होता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करती है, उसी तरीके से हमारा जो भी हीट थर्मल चैप्टर है वहाँ पर जब भी हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हमारी हीट फ्लो करती है। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रही, दैट मीन्स यहाँ पे मान सकते हैं कि हीट फ्लो नहीं करी, तो यहाँ बी का भी टेम्परेचर क्या होगा, देखिए 20 होगा। अगर 20 तो आपसे सीधे कह रहा है कि भाई आपको बी सी और बी डी का अनुपात बताना है कितना होगा, ठीक है, ये आपका बी था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे करना तो आप मान लेते हैं कि भाई आपको ये जो बी सी बी डी वाला पार्ट है इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे जो बी सी वाला पार्ट है इसमें मान लेते हैं I3 करंट फ्लो कर रही है। और क्योंकि आपको ये वाला जो I2 करंट है इसको आपको पता है कि फ्लो कर ही नहीं रहा है, हमारी करंट में फ्लो नहीं कर रही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अगर इसमें हमारी सपोज जो करंट ऊपर गई है वो अगर लेफ्ट में नहीं आ रही तो पक्का पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी, राइट में चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं भाई I1 जो होगा I3 के बराबर होगा। ओके, अगर हमारा I1 I3 के बराबर होगा तो आपको यहाँ पे जो भी हमारा बेसिक फॉर्मूला है करंट का क्या होता है भाई, I इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस का थीटा 2 बाई एल, ये बेसिक फॉर्मूला था क्यू, और I इक्वल टू जानते हैं कि Q बाई टी होता है। तो आपको ये सारा जो फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं वो आपको आई थिंक क्लियर होंगे कि हमारा क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और ये हमारा थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है, पोटेंशियल सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, और एल क्या होती है, लेंथ होती है। बस इसमें आपको डेटा पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कि समान क्षेत्रफल है, समान पदार्थ कह रहा है, तो यानी पक्का के भी हमारा सेम है और ए भी हमारा सेम है, बस खाली डिफरेंस आपको रखना है कि 90 माइनस का 20, और देखिए इसकी जो लेंथ है वो बी डी है, इज इक्वल टू आपका आएगा के ए 20 माइनस का यहाँ पे 0 बाय बी सी। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो बी डी सॉरी बी सी बाय बी डी हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2/7 आ जाएगा। तो हमारा ये जो 2/7 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, इसमें हमसे कह रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि परिवर्तित करता है। अब आपको पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या करता है, हमारा लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में। तो यानी आप कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आपका जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ये हमारा क्या है, आपको राइट करके यहाँ पे आना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि जो है जो अपरिवर्तित रहती है। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, वो हाई वोल्टेज को लो में या लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसका कहने का मतलब क्या चीज़ जो कि हमारी सेम होती है, कह रहा विभव जो कि गलत है, धारा ये भी हमारी गलत है, इसका इनमें से कोई नहीं, कि हमारा एक क्या है आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सेम फ्रिक्वेंसी में ही रहता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमसे बोल रहा है कि भाई कि हमारा यहाँ पे लंबाई L तथा द्रव्यमान M के एक छड़ को अर्धवृत्तीय रूप में मोड़ा जाता है। तो कह रहा है कि एक्स वाई अक्ष के पता जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात आपको पता है कि एक रिंग अगर होती है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारे पास एक रॉड है जिसका जो लेंथ है वो L है और इसका मास क्या है, कैपिटल M है। इसको हाफ सर्कल में मोड़ दिया, देखिए हाफ सर्कल मोड़ेगा नहीं, आधा रिंग हम मान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई रिंग हमारा जो भी होता है, रिंग जिसका कि मास हमारा m अगर ले लेते हैं, और जो भी सपोज इसका रिंग का हमने रेडियस r मान लिया, तो आप जानते हैं कि आपका ये जो रिंग होता है इसका हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में वो क्या होता है हमारा, वो होता है mr², I इक्वल टू mr²। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको इसके परपेंडिकुलर नहीं बल्कि इसके प्लेन में, यानी कि इसको टच करते हैं, प्लेन को टच करते हुए अगर हम कह सकते हैं हमको पूछा जाए तो उसका आधा मानते हैं, क्योंकि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके एक्सिस पे सपोज एक्स वाई आ गया मान लेते हैं, तो अगर हम एक्सिस पे निकालेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आएगा, तो I इक्वल टू mr² बाई 2 आता है।
तो कहीं ना कहीं हमको ये एम आर स्क्वायर बाई 2 से ही हमारा आंसर आएगा। लेकिन बात यार यहाँ पे आर हमको नहीं दिया हुआ है, जबकि हमको क्या कह रहा है कि आर कैसे, जो हमारा रॉड था एल लेंथ का उसको उसने हाफ सर्कल मोड़ दिया। और आप जानते हो कि भाई हाफ सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होता है, देखिए पाई आर होता है, क्योंकि टोटल क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो हम कह सकते हैं जो पाई आर होगा ये हमारा लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ से आप आर निकाल लो, आर इक्वल टू क्या आएगा, एल बाई पाई आ जाएगा। अगर एल बाई पाई यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पुट कर देंगे कि आर इक्वल सॉरी आई इक्वल टू एम बाई 2, तो हमारा पहले से था। आर स्क्वायर का मतलब कि एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एम एल स्क्वायर बाय सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एम बाई 2 है, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ये देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाँ इसको हमें कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। अब भाई आगे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि भाई वॉटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। देखिए वॉटहीन धारा क्या होती है, आपको जो वॉटहीन धारा होती है उसमें आप कह सकते हैं कि द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए साइकिल इज जीरो, ठीक है। यानी कि वॉटहीन का मतलब होता है कि जिसका पावर जीरो होता है भाई, यानी कि जो जीरो पावर लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए साइकिल इज जीरो होना चाहिए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वॉटहीन धारा, यानी कि वॉटहीन करंट। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, वो हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए 10 क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको कह रहा है कि यहाँ पे चित्रानुसार एक द्रव्यमान m है और ये आयाम a के साथ क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो कह रहा है बिंदु p का यहाँ पे कह रहा है कि आयाम हमारा कितना होगा। अब देखिए p का आयाम आपको ध्यान से समझना है कि आपको पहले तो ये समझना है कि जो हमारा p है ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि आपको भले ही हमारा जो भी मास है ये इसको राइट में खींचेगा तो ये वापस भी लेफ्ट में भी आएगा, तो कुल मिला के ये हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो कह सकते हैं कि जितना आपको इधर फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में उतना क्या होगा, राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा। और आप जानते हो कि भाई हमारा कभी भी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। अगर स्प्रिंग की बात करेंगे तो हमारा जो भी कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है एफ इक्वल टू के एक्स। तो हम ये मान लेते हैं भाई कि आपका जो भी आएगा के एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अब हमको ये तो नहीं पता, क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि भाई जब हमारा ये जो पी जाएगा राइट में जाएगा तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग एक्स लेंथ x1 लेंथ खींच रही है और हमारा जो K2 है यानी कि दूसरा वाला जो स्प्रिंग है मान लेते हैं इसको x2 लेंथ तक कंप्रेस कर रहा है। तो क्योंकि भाई आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि हम m को खींच रहे हैं अगर, तो m को खींचने की वजह से क्या होगा कि हमारा p अगर राइट में आएगा तो पक्का है, अगर p हमारा राइट में आएगा तो हमारा पहला स्प्रिंग है इसमें भी क्या होगा कि आपको एक्सपेंशन होगा, और जो दूसरा हमारा स्प्रिंग है इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो मैंने मान लिया x1 इसका x2 मान लो, लेकिन क्योंकि हमारा p रहेगा वहीं पे, क्योंकि जब वापस हमारा m1 छोड़ेगा इसको तो सरल आवर्त गति करने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो रहा है, अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई कि x1 हमारा क्या होगा, देखिए 2k और x2। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको मैंने बताया भी कि फोर्स बराबर के एक्स होता है। अब अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे के काट दो, तो हमें एक रिलेशन ये मिल गया कि भाई जो x2 है हमारा वो x1 बाय 2 आ गया। तो अब ये अगर आप समझ गए हो तो हमें क्या करना है कि भाई आपको ये कह रहा है कि जो हमारा मास है इसने क्या किया है कि आयाम ए के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा एम है इसको ए डिस्टेंस आपने खींचा हुआ है। और आप जानते हैं ए डिस्टेंस खींचने का मतलब क्या है, कुछ स्प्रिंग दूसरी वाली स्प्रिंग का कंप्रेशन यानी कि राइट में जाएगी और कुछ हमारी क्या होगी फर्स्ट वाली स्प्रिंग राइट में आएगी, दोनों का ऐड करने से ही हमारा क्या होता है ए आयाम बनेगा। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई x1 प्लस जो x2 होगा ये हमारा कहीं ना कहीं ए के बराबर है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको जब m को इधर लेके आना है राइट में, वो कह रहा है कि ए आयाम यानी कि ए डिस्टेंस खींच के लाना, तो भाई कुछ तो स्प्रिंग सेकेंड वाली भी कंप्रेस होगी यानी कि राइट में जाएगी और कुछ हमारी फर्स्ट वाली भी जाएगी राइट में। लेकिन क्योंकि कोफिशिएंट अलग अलग है दोनों का, तो कोई ज़्यादा जा सकती है कोई कम जा सकती है। तो मैंने माना इसका x1 इसका लेंथ है, उसका x2 मैंने माना ये राइट में जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि x1 प्लस x2 दोनों मिल के उसका आयाम बनेंगे। अब यहाँ पर आप वैल्यू को पुटअप कर दो कि यहाँ पे हमारा वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो यहाँ पे x1 को x1 रहने दो और x2 को हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम x2 की जगह हम रख सकते हैं क्या x1 बाई 2 इक्वल टू ए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो x1 आएगा तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 2a/3 आ जाएगी, 2a/3। तो आपसे कह रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट p इज़, तो आपका जो हमारा p वाला बेटा जो पॉइंट था तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इसका एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ये कितना जाएगा भाई, आपने जब इसको खींचा है तो ये भाई कितना जाएगा, जितना हमारा पहला वाला स्प्रिंग राइट में जाएगा उतना ये भी राइट में चला जाएगा। तो हमारा x1 कितना जा रहा है 2a/3 जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि p जो हमारा पॉइंट है ये राइट साइड में कितना इसका आयाम जाएगा, तो 2a/3 के बराबर आपका ये चला जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं यहाँ पे है ये हमारा राइट हो जाएगा।
तो ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको है, बाकी थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि भाई जो ए आयाम है हमारे मास का वो कैसे मिलेगा। दोनों स्प्रिंग का जो भी यहाँ पे खिंचाव आएगा उसको एडिशन के बराबर होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इसी की अगले वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे की क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आपको इसके अदर जो भी हमारे वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको आप देखेंगे, देखना चाह रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप कभी भी कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।